हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोगों ने लिंक रिएक्शन पढ़ा और लिंक रिएक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा अबाउट क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी बन रही है वो दो फॉर्म में बन रही है। एक तो डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और दूसरी एनर्जी जो बन रही है वो बन रही है NADH की फॉर्म में, FeDH2 की फॉर्म में, जो कि एक चेक फॉर्म है। ठीक है, जैसे चेक हमको मिलता है, चेक को हमको कैश कराना पड़ेगा बैंक में जाके। ठीक है, उसी तरीके से ये NADH या NADH2 की जो करेंसी है, FeDH2 जो है, उसको हमको ATP में कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा जो कि है ETS। ठीक है, तो ETS में ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग ETS के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप इसको देखना, समझना इसको। ठीक है, तो ETS के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ETS जो है वो कहाँ होता है। ETS टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन जो है, ये जो ब्लू मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इज द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहां पर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन प्रोसेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, देखो ये मैट्रिक्स है, इधर की साइड जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जो पूरा है। ठीक है, उसमें कुछ चैम्बर्स जैसे बने हुए हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट चैम्बर्स, जैसे यहां पे दिख रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ये 5 यहां पर चैम्बर बने हुए हैं। ये 5 चैम्बर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होगा। जैसे कि मान लो ये बैंक है। ठीक है, आपको चेक मिला, NADH2 मिला, ग्लाइकोलिसिस में भी 2 NADH2 मिले, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 मिले, क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 मिले। तो वो चेक आप इकट्ठे करके आए बैंक में, दिस इज द बैंक। ठीक है, ये बैंक है। अब आप गए और आपने चेक जमा किया, मान लो काउंटर नंबर 1 पे आपने चेक जमा किया। ठीक है, फिर आपने जमा कर दिया चेक उसके पास, फिर वो जो पहला आदमी है वो उसको रिसीव करेगा, उस पर कुछ साइन करेगा, उसको साइन को वेरीफाई करेगा, आपका अकाउंट नंबर को वेरीफाई करेगा, फिर वो उसे पास ऑन कर देगा किसी और काउंटर पे। फिर वो काउंटर वाला चेक करेगा कि जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। ठीक है, वो उसको पास ऑन कर देगा, ऐसे करके पास ऑन होगा और फाइनली वो चेक पास हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट काउंटर्स पे वो चेक जाता है, नॉर्मली बैंक में भी वैसे ही कुछ होगा यहाँ पर कि NADH अपनी एनर्जी यहां ट्रांसफर करेगा, आप देख रहे हो यहां पर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट होगा इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था केमियोस्मोटिक थ्योरी में, है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हम क्या कर रहे थे, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे थे और H+ को अंदर ट्रैप कर रहे थे। फिर वो H+ जब बाहर निकलता है तो एनर्जी बनती है। सेम चीज यहां पर होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम इस मेम्ब्रेन में दौड़ाएंगे, जिसकी वजह से यहां से H+ जो है वो इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो यहां पर H+ जो है इधर से इधर जाएंगे, इधर से मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट बन जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये H+ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ये H+ जो है यहां से बाहर निकलेंगे, जो कि है ATP सिंथेस, और यहां पर ATP बनेगा। ठीक है, मतलब NADH यहां पर इतना एनर्जी देगा कि यहां पर 3 ATP बन पाए। FADH जो है वो यहां पर एनर्जी देता है, FADH2। ठीक है, वो चेक काउंटर नंबर 2 पे जमा कराता है और NADH का चेक जो है वो काउंटर नंबर 1 पे जमा होता है। बाकी काउंटर्स जो इंटर रिलेशनशिप है कि उसको पास ऑन करना है इलेक्ट्रॉन्स को, उसके लिए है। ठीक है, और समझते हैं इसको, आगे चलते हैं।
The ETS is to release and utilize energy stored in NADH2 and FADH2 formed during TCA cycle by oxidation. The electron are passed on to O2 to form H2O. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ऑक्सीजन हम लोग कंटिन्यूअसली ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ऑक्सीजन हमें चाहिए क्यों। एक्चुअल में ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? ऑक्सीजन एक्ट एज लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दिस कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में देख रहे हो आप, यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, और 2H+ आ रहा है, और यहां से ये बाइंड करके फाइनली H2O बन जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है, वो लास्ट में यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रही है। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? ये ETS नहीं चल पाएगा। ETS नहीं चल पाएगा तो आप सोच लो कि NADH2 और FADH2 अगर ये ATP में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो कितना एनर्जी आप बना पाओगे, ठीक है, कितना एनर्जी आप बना पाओगे अगर आपके चेक क्लियर नहीं होते हैं तो जो डायरेक्टली बना था बस उतना ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। यहां पर आप देख रहे हो अब इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये यूबिक्विनोन के पास चला गया, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाय FADH2, ठीक है। उसी तरीके से यूबिक्विनोन के पास यहां से भी आ रहा है, देखो यहां से भी FADH2 भी जो है यहां पर यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। देखो ये इधर से भी इधर आ रहा है और इधर से भी इधर जा रहा है, मतलब 1 से आए या 2 से आए, एनर्जी 1 की तरफ से आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स 1 की तरफ से आ रहे हैं या 2 की तरफ से आ रहे हैं, फाइनली ये 3 के पास जा रहे हैं। देखो यहां से भी और यहां से भी 3 के पास ये जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। FADH2 हमें पता है कि जब सक्सिनेट जो टूटता है, ठीक है, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम था जो कि मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट है, वही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो FADH2 यहाँ से यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, या फिर इसको हम लोग यूबिक्विनोल बोल सकते हैं, इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C बाय साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम BC1 ये कॉम्प्लेक्स 3 में जो प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, इसको दे देगा, ठीक है। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। अब ये साइटोक्रोम C को जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. It acts as mobile carrier of electron between complex 3 and 4. तो यहां पर अगर आप देखोगे कुछ जो है यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ जो चैम्बर्स है जैसे कॉम्प्लेक्स, ये जो है कॉम्प्लेक्स ये फिक्स्ड है, और ये जो आप देख रहे हो यूबिक्विनोन हो गया, साइटोक्रोम C हो गया, ये मोबाइल कैरियर है। मतलब काउंटर नंबर 1 पर एक आदमी बैठा हुआ है, एक काउंटर नंबर 2 पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब काउंटर नंबर 1 पे जो बैठा हुआ है उसको वो चेक काउंटर नंबर 2 वाले को देना है, तो वो खुद उठ के नहीं जाएगा, वो किसी पियोन को, किसी ऑफिस बॉय को बोलेगा कि ये चेक उसको दे के आओ। तो वो जो काउंटर 1 पे बैठा है वो तो फिक्स्ड है, और काउंटर 2 पे जो बैठा है वो फिक्स्ड है, वो अपने आसपास नहीं आएंगे। उनके बीच में एक मोबाइल कैरियर है, एक पियोन है या एक ऑफिस बॉय है जो काउंटर नंबर 1 वाला उसको दे देता है, ये चेक काउंटर नंबर 2 पर दे के आओ। तो दीज आर द मोबाइल कैरियर्स, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C, ठीक है। दीज आर द मोबाइल कैरियर्स जो मेम्ब्रेन में आगे पीछे होते रहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक जाते रहेंगे। ये कॉम्प्लेक्सेस मेम्ब्रेन में फिक्स रहेंगे, ये अपने आसपास जो है एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि साइटोक्रोम C जो है वो अटैच्ड है मेम्ब्रेन के साथ,
ठीक है, और ये मोबाइल कैरियर का काम करती है बिटवीन 3 and 4। कहाँ पर? ये 3 है और 3 से इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है ये 4 पे, ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कैरी होंगे, H+ अंदर जाएंगे, H+ अंदर बढ़ जाएंगे और फिर वो बाहर निकलेंगे फ्रॉम ATP सिंथेस और ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A and A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके पास साइटोक्रोम A होगा, साइटोक्रोम A3 और कॉपर आयंस इसके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। हाँ, ये यहाँ पर सारे कंबाइंडली सारे कॉम्प्लेक्सेस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स 3 का क्या नाम है, ये सारे नाम दिए हुए, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, when the electron pass from one carrier to another by complex 1 to 4 they are coupled to ATP synthase complex 5 for ATP production, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो इसको हम लोग कपल कर देंगे किसके साथ? कॉम्प्लेक्स 5 के साथ, जो कि ATP की सिंथेसिस करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 देखना है हमको, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। नंबर ऑफ ATP कितने प्रोड्यूस होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि एक NADH की वजह से हमको 3 ATP मिलते हैं, ठीक है, और एक FADH2 की वजह से हमको 2 ATP मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डोनर है, ठीक है, जो एनर्जी डोनेट कर रहे हैं ETS में और इनके बदले में ATP बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये ओवरऑल वही चीज लिख के यहाँ पे बता दी है कि NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया, जो है FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया, ये दोनों से कॉम्प्लेक्स 3 के पास गए इलेक्ट्रॉन्स, फिर साइटोक्रोम C के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और फाइनली जो है H2O बनेगा, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल जो है वो सबसे एंड में आता है, टर्मिनल पे आता है। येट ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब इसे फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट के लिए सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में एनर्जी बनना मतलब फॉस्फोराइलेशन होना और एनर्जी टूटना मतलब डीफॉस्फोराइलेशन। ATP का टूटना इज डीफॉस्फोराइलेशन और ATP का बनना इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फेट जुड़ेगा ADP के साथ, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी एनर्जी ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल में बना, ये 2 तरीके का हो गया। जो डायरेक्टली बन गया वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और बाकी जो चेक से कन्वर्ट होके बना वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आएगा, ठीक है। तो मेजर एनर्जी जो है ग्लूकोज की वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरह के थ्रू निकाली जाती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो बहुत कम बना। डायरेक्टली कितना बना? 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में बना था और 2 GTP क्रेब्स साइकिल में बना था, है ना। एक ग्लूकोज के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना, सिर्फ 4 ATP, बाकी का 34 आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं इसमें हम लोग। Energy released during ETS is utilized to synthesize ATP by ATP synthesis, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, आप देखोगे NADH ने अपना एनर्जी दिया, ठीक है, और H+ का पंपिंग जो है वो इधर से इधर हुआ, ठीक है। अब क्या हो रहा है? जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जा रहा है,
ठीक है। जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जा रहा है, ये H प्लस यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है, ये H प्लस यहाँ से बाहर आएंगे, और जब ये H प्लस यहाँ से बाहर आएंगे तो ADP से ATP बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ से कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ये फाइनली जा रहे हैं O2 के पास, ठीक है, और वहाँ से वाटर बन जा रहा है। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। जो किसी रिएक्शन में वाटर बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर, और वो सेल में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो ATP सिंथेज है। जब H प्लस जो बाहर जाएंगे, कहाँ से कहाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहले वो हमने उनको इधर से इधर भरा है, ठीक है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया है। क्यों बनाया है? ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके हम लोगों ने उनको अट्रैक्ट किया और H प्लस इधर इकट्ठे हुए, और जब ये बाहर निकलेंगे, सेम जो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, उसी तरीके से फाइनली ये बाहर निकलेंगे और ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ATP सिंथेस जो है कॉम्प्लेक्स 5, इसके 2 मेजर कंपोनेंट है। F1 ये जो है बाहर वाला हेड पीस, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और F0, ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 5 जो है, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली ATP सिंथेस, वो 2 पार्ट का बना हुआ है। आगे वाला पार्ट उसका हेड पीस जो है उसको हम बोलते हैं F1, और पीछे वाला जो मेम्ब्रेन में फंसा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज F0, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज F0 एंड दिस इज कॉल्ड एज F1, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। F1 हेड पीस जो है वो साइट फॉर ATP सिंथेसिस फ्रॉम ADP टू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो F1 हेड में क्या होगा, ATP अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, F1 के पास बन रहा है साइट फॉर ATP सिंथेसिस फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो ADP आएगा यहाँ पर, ठीक है, ADP, और क्या आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, और जब H प्लस बाहर निकलेंगे तो ये F1 रोटेट होगा, रोटेट होने से ADP और फॉस्फेट जोर से टकराएंगे और वो ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। F0 इट फॉर्म्स ए चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। F0 जो है वो एक चैनल बनाता है जिससे H प्लस जो है वो यहां से बाहर निकल सके। आगे चलते हैं। द पासेज ऑफ प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर ATP प्रोडक्शन, ठीक है। और जब प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसी के साथ साथ F1 घूमेगा और ATP बनेगा। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H प्लस पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, ठीक है। हर ATP बनने के लिए 2H प्लस बाहर निकलते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ETS। ये फाइनली एक बार समराइज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि NADH2 जो कि अलग अलग जगह पे बन रहे थे, ग्लाइकोलिसिस में बने 2 NADH2, 2 लिंक रिएक्शन में बने, 6 जो है वो बने वहाँ पर क्रैब साइकिल में बने, और FADH2 2 बनेंगे, ठीक है। एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में मैं हमेशा बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हम लोगों ने समझा। फाइनली सिस्टम को अगर मैं ओवरव्यू में समझाऊँ, H प्लस जो है हमको पंप करने हैं, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। क्यों पंप करने हैं? एक ग्रेडियंट बनाना है जिससे जब वो कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू ATP सिंथेस के थ्रू जब वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, तब जब वो बाहर निकलेंगे तब हमारा ATP सिंथेसिस होगा। तो जब कैलकुलेशन साइंटिस्ट ने किए तो ये पता चला कि NADH2 या NADH इतना एनर्जी देता है जिससे 3 ATP बन पाता है, और FADH2 इतना एनर्जी देता है जिससे 2 ATP बन पाता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ पे कितना बना, नेट गेन कैसे हुआ, ठीक है। तो नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग assumption, ठीक है। ऑल स्टेम इन ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETS अकर सीक्वेंशियली एंड ऑर्डरली। सब कुछ बराबर चल रहा है क्योंकि ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको कि सारी चीजें बराबर हो रही है।
द NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. एक चीज याद रखना, अगर आप देखोगे NADH कहाँ कहाँ बना, एक ग्लाइकोलिसिस में बना, दो ग्लाइकोलिसिस में बने, ठीक है, दो NADH2 जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बने। और बैंक कहाँ पर है, बैंक कहाँ पर है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। बाकी के NADH2 कहाँ बने, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में, मतलब बैंक के पास में ही है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में, मतलब बैंक के पास में ही है। तो जो दो NADH2 बने थे ग्लाइकोलिसिस में, उनको चल के आना पड़ेगा बैंक में, उनके लिए थोड़ा दूर पड़ेगा। बाकी सारे NADH2 तो बैंक के आसपास ही बन रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, या उनको चल के आने में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ऐसा होता है, ठीक है, कुछ सेल्स में वो NADH2 में से कुछ पार्ट यूज हो जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। बट हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है। आप चाहो तो एक सेल बनाओ, ठीक है, और उसमें लिखो कि ग्लाइकोलिसिस या साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल और ETS जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में, और ETS इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही सारी चीजें लिखी है यहाँ पर, ठीक है। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, ये सारी चीजें हम लोग स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पढ़ लो एक बार, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही बताया है कि सब कुछ बराबर होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन हमारी सही बैठेगी। अब ज़रा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, तो ध्यान से इसको देख लेना। EMP पाथवे, ठीक है, EMP पाथवे मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ATP फॉर्म्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितना ATP बनता है, 4। ETS के थ्रू मतलब चेक के फॉर्म में NADH2 कितना बनता है, 2, मतलब 6 ATP इससे मिलेंगे। ATP कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे ATP यूज हुए थे 2, फिर से जाके देखना ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो 10 बने, 2 यूज हो गए, तो नेट गेन कितना हो गया हमारा, 8 ATP का, ठीक है। उसमें डायरेक्ट गेन 2 ATP का होगा जो डायरेक्टली बन जाएगा, 4 बने थे, 2 यूज हो गए, तो डायरेक्ट गेन 2 ATP का। बाकी के ये 6 ATP जो है वो ETS के थ्रू आए, जो कि बाद में हुआ। तो चेक तो बन गया था ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, तुम मान सकते हो कि हाँ मेरे पास इतना पैसा आ गया, बट एक्चुअल में नहीं आया। जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक नहीं आएगा, बट चेक क्लियर हो जाएगा ये हमको पता है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं वहां पर, ठीक है। उसके बाद हमारा लिंक रिएक्शन, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये जो 2 NADH2 बने ये साइटोप्लाज्म में बने। उसके बाद लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ था, और यहाँ पर 2 NADH2 बने थे जो कि ETS में जाके 6 ATP बनाएंगे। ये भी 2 चेक बने थे, ठीक है, जो कि ETS में जाकर 6 ATP बनाएंगे। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्टली 2 GTP जो कि 2 ATP के बराबर थे, ठीक है। उसके बाद ATP प्रोड्यूस बाय ETS, तो 6 NADH2 बने जिससे 18 ATP बनेंगे, 2 FADH2 बने जिससे 4 ATP बनेंगे, तो टोटल 24 ATP क्रेब्स साइकिल के 2 साइकिल्स में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज के कैलकुलेशन से, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोए, तो एक एसिटाइल कोए को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करने में एक साइकिल लगता है, वहाँ पे 12 ATP बनते हैं, तो 2 बार साइकिल चलेगा तो 24 ATP, तो 24 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 30 और 8 यहाँ पर, टोटल 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से हमको 38 ATP मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कंबाइनली, ठीक है, 2 ATP डायरेक्टली
2 मॉलिक्यूल्स NADH के, फिर लिंक रिएक्शन में 2 NADH, और TCA साइकिल में 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP, कंबाइंडली टोटल 38 ATP हमारे यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, समझ लो, कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो उसको आप पूछ लो। ठीक है, इसको कंप्लीटली अच्छी तरीके से लिख लो, सेम चीज़ लिखी है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है कि कौन कहाँ पे बना। ठीक है, नेट गेन कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये लेक्चर एंड करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ETS को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी कुछ बचेगा उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने की, वो भी हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कि ये NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बने थे वो माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, क्या सारे सेल्स में 38 ATP बनता है, या अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके से ATP बनता है, कहीं 34 बनता है, कहीं 36 बनता है, या सब जगह 38 बनता है। क्या बैक्टीरिया के अंदर भी 38 बनेगा, क्या ईस्ट के अंदर भी 38 बनेगा, तो ये सारे कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।